आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई जो कि आजकल काफी चर्चा में है। दरअसल आज की तारीख जो 10 फरवरी 2025 की तारीख है वो एआई के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन 10 फरवरी के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई को लेकर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और यह शिखर सम्मेलन केवल फ्रांस के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के लिए और खासकर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, आज की चर्चा में हम इस बात को समझेंगे। साथ ही साथ अगर हम आपको थोड़ा पीछे ले चलें तो आपने देखा होगा कि 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही लेकर एक ब्लेसली घोषणा की गई थी, जो कि ब्रिटेन में की गई थी, और इस घोषणा को 28 देशों ने और साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने अपनाया था। इसी क्रम में एआई के संदर्भ में ही आप देखेंगे कि 2024 में सियोल में एक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, जो कि कोरियन गणराज्य और साथ साथ आप देखेंगे ब्रिटेन की अगवानी में इसको आयोजित किया गया था। अब इसी क्रम में एक कदम और बढ़ाते हुए 2025 में पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहां पर फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों उनकी अगवानी में। और यहां पर महत्वपूर्ण भारत की भागीदारी भी होती है, क्योंकि भारत के पीएम मोदी यहां पर सह अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आज के इस पूरे संदर्भ को हम समझेंगे कि यह समिट किस रूप में देखी जा रही है, क्यों इसको ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एआई के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक समिट भी हो सकती है। तो चलिए इस पूरे के पूरे बिंदु के अंतर्गत हम इस पूरी घटना को समझते हैं। एआई समिट 2025 क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे खबर की चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री सह अध्यक्ष के रूप में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। इसलिए भारत के लिहाज से भी और यूरोप के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है। इस बात को समझेंगे। पेरिस समिट की वो क्या खास बातें हैं, किन बिंदुओं पर मुख्य रूप से यह समिट केंद्रित होगा, उस पक्ष को भी देखेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। यह समिट जो आयोजित किया जा रहा है इसके उद्देश्य पर भी नजर डालेंगे। कुछ अन्य प्रमुख बिंदु हैं जो भारत और फ्रांस के बीच में, जिन पर चर्चा भी केंद्रित होगी, उसको भी संक्षेप में देखेंगे। और पीवाईक्यू के महत्व को देखते हुए आप जानते हैं कि अपने अभ्यास के माध्यम से ही आप अपनी सफलता की राह को सुनिश्चित कर पाते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी वस्तुनिष्ठ तैयारी। और वस्तुनिष्ठ तैयारी बेहतर हो सकती है आपकी पीवाईक्यू के अभ्यास से। तो पीवाईक्यू के लिहाज से एक प्रश्न यहां पर आपके लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ एक प्रश्न होगा आपके मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए पीएम मोदी जो हैं यहां पर पहुंच चुके हैं 10 तारीख को, और 11 तारीख को 2 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। 10 तारीख को जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनको लेकर एक बैठक होनी है, और 11 को जो है वो राज्य और सरकार के जो प्रमुख लोग होंगे उनकी बैठक होनी है। अब ब्लेचली घोषणा के बाद, सियोल शिखर सम्मेलन के बाद 2025 में पेरिस में ये एआई एक्शन समिट जो आयोजित हो रही है, क्यों ये महत्वपूर्ण होती है। तो दरअसल अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो यूरोप के लिए महत्वपूर्ण विशेष रूप से हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखें एआई के क्षेत्र में तो अमेरिका जो है इसमें काफी निवेश कर चुका है। विशेष रूप से उसकी जो योजना है, स्टारगेट परियोजना है, उसमें उससे $500 बिलियन तक उसने निवेश करने की अपनी परियोजना एक यहां पर लॉन्च की। इसके अलावा इस क्षेत्र में आप देखें तो चीन भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है, वो भी डीप सीक फर्मों के माध्यम से, और उसके अन्य जो बड़ी वहां की जो कंपनियां हैं, जो फर्म है, चाहे वो अलीबाबा हो, इन सब के माध्यम से एआई के क्षेत्र में काफी हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका और साथ साथ चीन, इन दोनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए यूरोप भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। और इस लिहाज से यूरोप ने, चूंकि ग्लोबल साउथ में एक लीडर के तौर पर देखा है भारत को, तो भारत को अपने साथ लेकर इसमें अपनी सहभागिता मजबूती से सुनिश्चित करना चाहता है। तो इस लिहाज से आप देखें विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की जरूरतों को भी इसमें ध्यान रखा गया है, और सार्वजनिक हित में एआई के उपयोग के लिए यहां पर एक फाउंडेशन रखना, एक ढांचा रखना, एक नींव रखना, ये इसका लक्ष्य है। और इसके चर्चा के मुख्य विषय ही होंगे कि जो एआई को लेकर जो जोखिम है उस पर भी चर्चा की जाए, साथ ही साथ जो एथिकल एआई है, अर्थात एआई के क्षेत्र में जो नैतिकता है, उसको लेकर भी चर्चा की जाए। साथ ही साथ इसका प्रबंधन कैसे बेहतर हो सके और एआई की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे सुनिश्चित की जा सके, इन सभी पहलुओं पर इसमें चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले कि हम मुख्य बिंदु पर आए, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब शिफ्ट हो चुकी हैं नोएडा में, और आईएसडीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स का ऑफलाइन जो बैच है हिंदी माध्यम का 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे, इंग्लिश मीडियम 17 फरवरी शाम 6 बजे। वहीं पर जयपुर में आईएसडीएस फाउंडेशन बैच की बात करें तो 19 फरवरी सुबह 8 बजे, 24 फरवरी सुबह 11 बजे और 24 मार्च को
शाम 5:30 बजे से ये बैच प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए विस्तार से जानकारी के लिए 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेरिस एआई शिखर सम्मेलन में मुख्य बातें क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ हो रहा है। तो आयोजन इसका हो रहा है ग्रैंड पैलेस, जिसको आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर। वहां के काफी महत्वपूर्ण आयोजन किए जाते हैं। एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है वहां की, जो कि ऊपर पूरी कांच से बनी हुई है, और यहाँ पर बेसिकली जो बड़े बड़े फैशन शोज होते हैं या बड़े जितने कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर आयोजित किए जाते रहे हैं। तो यहीं पर इसका आयोजन हो रहा है ग्रैंड पैलेस, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और 10 और 11 2 तारीख को इसका आयोजन होना है। मेजबान कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा, उनकी ही अगवानी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, समिट की शुरुआत हो रही है। और साथ साथ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, वो इसके सह अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो यह है कि जो गवर्नेंस है एआई के क्षेत्र में, उसको लेकर एक रूपरेखा बनाई जाए, ताकि एआई का जो संचालन हो वो ठीक तरीके से हो सके। अलग अलग जगहों पर उसके लिए अलग अलग जो मानक हैं उसको समाप्त करते हुए एक एक रूपता वाला मानक यहाँ पर कुछ ऐसा ढांचा विकसित किया जाए। साथ ही साथ एथिकल एआई, नैतिक रूप से सुलभ हो, अर्थात एआई जो है इतना महंगा ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सुलभ हो। इसका मतलब कि कम लागत वाली जो एआई तकनीकी है उसको हम डेवलप करें, और यूरोप को एआई तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाना। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जिसके तहत ये शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 2 तिथि इसकी हैं, 10 और 11 तारीख, जैसा कि आपको बताया गया। अब इसमें प्रमुख प्रतिभागी कौन कौन से हैं और गेस्ट कौन कौन से हैं, इस पर भी एक नजर डालना जरूरी होता है। देखिए, इसमें राजनीतिक नेता तो हैं ही, साथ साथ जो तकनीकी जगत के जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक नेता के तौर पर देखें तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। चीन के उप प्रधानमंत्री यहाँ पर चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग। इसके अलावा यूरोपीय संघ की तरफ से भी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, जो कि ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर इनको देखा जा रहा है। तो आप देखें तो लगभग विश्व के हर हिस्से से जो कि एआई क्षेत्र के अग्रणी लोग हैं वो यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी कर रहे हैं। तो अमेरिका और चीन, चूंकि पहले से ही क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा तकनीकी जगत के कुछ दिग्गज भी हैं जो यहाँ पर उपस्थित होंगे, जैसे सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई के जो सीईओ हैं। इसी तरह से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। अन्य बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल आदि के भी प्रतिनिधि यहाँ पर इस समिट में इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो उद्देश्य और एजेंडा है वो क्या होगा, इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तो वैश्विक एआई प्रशासन का खाका तैयार करना। इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए, एक ऐसा खाका तैयार किया जाए कि इसके लिए एक वैश्विक ढांचा एआई के क्षेत्र में निर्मित हो सके, ताकि पूरी दुनिया के लिए एक सामान्य नियम बन सके और एक ऐसी पॉलिसी बन सके जो हर जगह मान्य हो। साथ ही साथ एआई से जो समाज, रोजगार और गोपनीयता पर प्रभाव पड़ता है उसका भी विश्लेषण किया जाए। इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसा एआई जो कि अमेरिका में सुरक्षित है लेकिन भारत में अगर वो असुरक्षित है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह एक समान मानक होना चाहिए। इसलिए एक वैश्विक ढांचा ऐसा बनाया जाए कि हर जगह सुरक्षा के जो मानक हो वो एक समान हो। इसके अलावा अगर एआई से रोजगार प्रभावित होता है या कहीं का समाज प्रभावित होता है तो उसका भी यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एआई के आने से अगर कोई रोबोट आता है किसी कंपनी में, अगर नौकरियां प्रभावित हो रही हैं, तो साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि उन नौकरियों की प्रतिपूर्ति कैसे की जाएगी। उसके लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एआई के क्षेत्र में ट्रेंड किया जाए, एआई के क्षेत्र में इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए कि वो एक नया क्षेत्र खुल सके जहां पर एआई से की तकनीकी से लैस लोग रोजगार पा सके। तो इसका भी विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही साथ गोपनीयता एक प्रमुख मुद्दा है। जैसे आप देखते हैं विशेष रूप से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो आजकल एआई का इस्तेमाल करते हैं, और वो अपने आप समझ जाते हैं कि आप किस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इससे कहीं ना कहीं जो लोगों की गोपनीयता है उसको भी सुरक्षित रखने की दिशा में एक गंभीर कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि लोगों की गोपनीयता का इस्तेमाल करके उनकी हानि न हो पाए। इस दिशा में भी यहां पर विश्लेषण और बातचीत किए जाने की संभावना है। साथ ही साथ इसके केंद्र में एक बात और होगी, वो ये है कि यहां पर एथिकल एआई की बात की जा रही है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि एआई का इस्तेमाल किसी ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है ताकि वहां पर लोगों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो पाए और एआई का इस्तेमाल ठीक ढंग से हो पाए, कहीं उसमें पक्षपात ना दिखाई दे, इस तरह से इस्तेमाल हो, तो एथिकल एआई एक प्रमुख मुद्दा है जो कि आपके परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। एथिकल एआई क्या है, तो उस पर भी यहां चर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ यूरोप को एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, यह भी इसका उद्देश्य है।
ताकि जो यूरोपीय कंपनियां हैं उसको प्रोत्साहन दिया जा सके और अमेरिका और चीन जैसी जो तकनीकी कंपनियां एआई के क्षेत्र में जो पहले से विद्यमान मजबूत कंपनियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए यूरोप भी उनके साथ खड़ा हो सके। और डेटा सुरक्षा पर जो यूरोपीय संप्रभुता है उसको भी मजबूत करना इसका लक्ष्य है। अब देखिए, नैतिक और सुलभ एआई का विकास, इसका यह मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है और वहां पर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो एआई किसी भी प्रकार के भेदभाव को जन्म दे रहा हो। एक विशेष तरीके से ट्रेंड एआई वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो पक्षपात की वहां पर गुंजाइश बनी हुई है। तो इन पक्षों पर भी यहां पर विचार किया जाएगा कि वो जो भी एआई का इस्तेमाल हो वो नैतिक हो, साथ ही साथ सुलभ हो। सुलभ का मतलब ये हुआ कि हम ऐसी एआई टेक्निक का डेवलपमेंट करें जो कि बहुत ज्यादा महंगा ना हो। अगर किसी किसान को भी एआई की जरूरत है, वो भी उसका अगर हम कह सकते हैं प्रयोग करना चाहता है, तो उसकी भाषा आसान हो, साथ ही साथ वो इतना महंगा ना हो कि उसकी पहुंच से बाहर हो। तो हम कह सकते हैं कि एआई को लागत प्रभावी बनाना भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर यहां चर्चा होने की संभावना है कि एआई अगर कम लागत उसमें होगी तो ये ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच होगी और छोटे और मध्यम उद्यम में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही साथ जो ओपन सोर्स एआई सिस्टम है उनको बढ़ावा देना, इस पर भी चर्चा होगी। और एक बड़ा मुद्दा है वो है पर्यावरण अनुकूल एआई का विकास करना। अब देखिए, जब एआई की बात आती है, चाहे उसका रन होता है, ट्रेन होता है या रन होता है, तो इसमें भारी ऊर्जा की जरूरत होती है। बड़ा डेटा सेंटर जब एआई के लिए बनाया जाता है तो वहां पर हम कोशिश करें कि ऐसा ऊर्जा कुशल सर्वर हो जो कि कम बिजली अवशोषित करे, कम बिजली वहां पर खर्च हो और अधिक काम कर सके। साथ ही साथ नेचुरल कूलिंग की जो व्यवस्था है, जैसे किसी ठंडे इलाके में इस प्रकार के डेटा सेंटर को बनाया जाए ताकि जो अक्षय ऊर्जा है उसका भी इस्तेमाल किया जाए। ठंडी जगह पर अगर बनेगा तो हम जो एसी का इस्तेमाल करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें ऊर्जा की आवश्यकता है भी तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। हम वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि उसने अंडर वाटर डेटा जो सेंटर है वो डेवलप किया, पानी के अंदर उसने एक डेटा सेंटर डेवलप किया है। तो ऐसी जो तकनीकी है वो एक उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती है। तो इस प्रकार ग्रीन एआई टेक्नोलॉजी पर विशेष रूप से यहां पर फोकस होने की बात की जाएगी। ये इसका उद्देश्य है, ये इसका एजेंडा है। इसके अलावा भारत और फ्रांस को लेकर कुछ अन्य ऐसी घोषणाएं हैं, कुछ अन्य ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिस पर भी एक बार नजर डालते हैं। एक तो यह है कि असैन्य परमाणु सहयोग और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, इस पर भी दोनों देशों के बीच में ऐसा है कि घोषणा हो सकती है सहयोग की। भारत और फ्रांस जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, देखिए रिएक्टर जो होते हैं जो बड़े होते हैं एक तो, और एक होते हैं छोटे। छोटे का मतलब कि इन रिएक्टर्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, सैन्य गतिविधियों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट इसके असेंबल्ड किए जाते हैं। इस प्रकार के रिएक्टरों को लेकर दोनों देश आपस में सहयोग की घोषणा कर सकेंगे। ऐसी संभावना है कि यहां पर इसकी घोषणा होगी। और यह पहल दोनों देशों के बीच एक असैन्य परमाणु सहयोग को भी मजबूत करेगा, जिससे कि दोनों देश जो है इस क्षेत्र में विस्तार अपने काम को दे पाएंगे। इसके अलावा भारत और फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 के रूप में मनाया जाएगा। 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल के लिए एक विशेष लोगो भी लॉन्च किया जाएगा। तीसरी बात अगर हम देखें तो मार्सिले, ये एक जगह है जिसको कि आप मैप में देख सकते हैं, फ्रांस का ये नक्शा है और यहाँ पर मार्सिले की स्थिति है जो कि मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर के पास यहाँ पर स्थित है, एकदम किनारे पर स्थित है। यहाँ पर एक वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन होगा जिसको पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा जो है वो यहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन इन दोनों लोगों के द्वारा किया जाएगा। अब ये कदम जो है यहाँ पर जो वाणिज्यिक दूतावास है दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगा और विशेष रूप से जो आर्थिक साझेदारी है इसको बढ़ावा देगा। मार्सिले क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मार्सिले का अपना एक रणनीतिक महत्व है। अगर देखें हम तो मार्सिले जो दूर संचार का क्षेत्र है उसका एक केंद्र के रूप में इसको हम देख सकते हैं। अब देखिए, अगर मार्सिले की स्थिति आप देखेंगे, जैसा कि आपने देखा कि वो मेडिटेरियन सी के एकदम किनारे पर स्थित है, तो यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया को, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो पश्चिम एशिया हो या एशिया हो, इन सभी क्षेत्रों को जो सबमरीन केबल्स होती हैं जिसके माध्यम से आप पूरे देश में दुनिया का 99% जो इंटरनेट है वो सबमरीन केबल से हैंडल करते हैं। तो इस लिहाज से ये जो क्षेत्र है, इस ट्रैफिक के जरिए, इस क्षेत्र के जरिए हम कह सकते हैं कि यहां पर एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जिससे कि इन क्षेत्रों पर निगरानी संभव हो सकेगी। तो यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के लिहाज से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है जहां पर आप देख रहे हैं कि जो वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की बात की जा रही है मार्सिले में,
तो ये दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कदम। साथ ही साथ भारत फ्रांस त्रिपक्षीय विकास सहयोग की भी बात की जा रही है, जिसमें कि भारत फ्रांस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो विकासशील देश हैं वहां पर जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित परियोजनाओं को लागू करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत फ्रांस सीईओ फोरम अर्थात पेरिस में भारत फ्रांस सीईओ फोरम बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का भी दौरा होगा, जहां पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रा मार्सिले के पास स्थित ITER, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर कह रहे हैं, इसका दौरा करेंगे। यहाँ पर एक केंद्र है, उसका यहाँ पर दौरा किया जाएगा, जो कि एक वैश्विक फ्यूजन टेक्नोलॉजी परियोजना है, जिसमें कि भारत भी एक सक्रिय भागीदार है। तो ये कुछ अन्य बिंदु थे जिस पर की चर्चा होगी। तो मुख्य रूप से अगर AI समिट की बात करें तो यूरोप के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, भारत के लिहाज से भी इसकी सह अध्यक्षता चूंकि भारत के द्वारा की जा रही है, ये महत्वपूर्ण है, जिससे कि अमेरिका और चीन के दबदबे के बीच भारत भी अपनी सहभागिता यूरोप के माध्यम से निभा पाएगा। और इस समिट में क्या वो ऐतिहासिक फैसले होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल इस लिहाज से आपके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण था। अब है बारी अभ्यास प्रश्न की। आपके लिए हम एक PYQ देते हैं और एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से प्रश्न। वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस द्वारा किस रूप में मनाया जाएगा? विकल्प आपके सामने है। भारत फ्रांस रक्षा वर्ष, भारत फ्रांस व्यापार वर्ष, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष या भारत फ्रांस सांस्कृतिक वर्ष। मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों की भूमिका पर चर्चा करें। AI की वैश्विक शासन संरचना में भारत की संभावित भूमिका का आकलन करें। तो उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।